अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि एक छोटे से बीज को, मतलब एक टाइनी सीड को देखते वक्त दिमाग में क्या आता है, उस एक छोटे से दाने के अंदर एक पूरे के पूरे विशाल पेड़ का नक्शा छुपा हुआ है। हाँ, एक पूरा ब्लूप्रिंट। एग्जैक्टली। या फिर हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी को ही देख लिया जाए। एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल आखिर कैसे जानता है कि उसे एक पूरे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग को बिल्ड करना है? ये प्रोसेस देखने में किसी मैजिक जैसा लगता है ना? है ना? तो आज इस गहरी चर्चा में हम इस मैजिक को अनपैक करने वाले हैं। और हमारा फोकस सिर्फ बायोलॉजी के आम एक्सप्लेनेशंस तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। आज हम एरविन श्रोडिंगर की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक व्हाट इज लाइफ विथ माइंड एंड मैटर के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को बेस बनाएंगे। इस डीप डाइव का मिशन इस मिस्टीरियस प्रोसेस को फिजिक्स और डीप फिलॉसफी के नजरिए से समझना है। क्योंकि हम आमतौर पर बायोलॉजी और फिजिक्स को या फिलॉसफी को बिल्कुल अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में देखते हैं। लेकिन जब एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट लाइफ के फंडामेंटल क्वेश्चंस को देखता है, तो वो सिर्फ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की लिस्ट नहीं बनाता। वो ये पूछता है कि क्या हमारे एग्जिस्टिंग फिजिकल लॉज लाइफ के इस मैजिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं? सही कहा। और जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो वहां से एक ऐसी डिस्कशन शुरू होती है जो इस यूनिवर्स को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। हम फिजिकल लॉज, क्वांटम मैकेनिकल एविडेंस और आखिर में माइंड और मैटर के बीच के प्रोफाउंड कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स। हाँ, तो जब हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आती है कि उसके लॉज एक्चुअली स्टैटिस्टिकल होते हैं। स्टैटिस्टिकल मतलब उनका एक्यूरेट होना नंबर्स पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। जैसे पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमिनन। अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है तो वो तभी परफेक्टली प्रिडिक्टेबल होता है जब उसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हों। इसे समझने के लिए एक आम गैस या लिक्विड का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। एक सिंगल एटम का बिहेवियर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबली रैंडम होता है। उसको हीट मोशन इतना ज्यादा हिला रहा होता है कि उस एक एटम के रास्ते का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन जब बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं तो वो रैंडम कोलिजन्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। और उनका जो एवरेज बिहेवियर निकल कर आता है वो एक प्रिडिक्टेबल फिजिकल लॉ बन जाता है। तो बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स की प्रिसिजन तभी अचीव होती है जब लार्ज नंबर्स इंटरवीन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो ये लार्ज नंबर्स वाला रूल कंप्लीटली फेल होता हुआ लगता है। वो कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का पूरा डेवलपमेंट एक हेरिडिटरी कोड स्क्रिप्ट से डिटरमिन होता है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ग्रोथ के टाइम माइटोसिस होती है जहां हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है। और रिप्रोडक्शन के वक्त मियोसिस यानी रिडक्टिव डिवीजन होती है। ये क्रोमोसोम्स ही फंडामेंटली ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट कैरी करते हैं। सही बात है। और श्रोडिंजर इसको समझाने के लिए एक बड़ी ही सटीक एनालॉजी देते हैं, जनरल मॉन्टगोमरी की अफ्रीकन कैंपेन की। हाँ, वो एनोलॉजी बहुत पावरफुल है। ऐसा बताया जाता है कि जनरल मॉन्टगोमरी ने अपनी आर्मी के हर एक सिंगल सोल्जर को पूरे कैंपेन का मेटिकुलसली डिटेल प्लान बता दिया था, ताकि अगर कम्युनिकेशन टूट भी जाए तो हर सोल्जर को पता हो कि अल्टीमेट गोल क्या है। एग्जैक्टली। और हमारी बॉडी में बिल्कुल वैसा ही होता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीटली हार मान लेती है। अगर एक इंडिविजुअल जीन के मैक्सिमम साइज को एस्टिमेट किया जाए तो वो साइज फिजिकली बहुत ही छोटा होता है। एक जीन में शायद सिर्फ 1 मिलियन एटम्स होते हैं या कभी-कभी उससे भी कम। वेट अ मिनट, 1 मिलियन एटम सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है। ये छोटा कैसे हुआ? क्लासिकल स्केल पर बड़ा लगता है, लेकिन एटॉमिक स्केल पर स्टैटिस्टिक्स काम करने के लिए 1 मिलियन एटम्स कुछ भी नहीं है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ n की रूल को अप्लाई करें तो 1 मिलियन एटम्स में रैंडमनेस और एरर का मार्जिन इतना ज्यादा होता है कि हीट मोशन उन्हें आसानी से हिलाकर रख देगा। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इतने कम एटम्स वाले स्ट्रक्चर पर हीट का जबरदस्त असर होना चाहिए। बिल्कुल। उस मटेरियल को बहुत अनस्टेबल हो जाना चाहिए, जैसे एक लिक्विड ड्रॉप कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज करता रहता है। पर रियलिटी तो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारा डीएनए और जीन्स तो इनक्रेडिबली स्टेबल होते हैं। इस परमानेंस को प्रूव करने के लिए एक हिस्टोरिकल एग्जांपल बहुत माइंड ब्लोइंग है। हाब्सबर्गर लिप यानी हैब्सबर्ग लिप का एग्जांपल। हाँ, हैब्सबर्ग डायनेस्टी के मेंबर्स का। राइट। उनका लोअर लिप एक पिक्यूलियर तरीके से डिसफिगर्ड होता था। हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट से ट्रेस किया गया है कि ये जेनेटिक फीचर्स सदियों तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के जनरेशन आफ्टर जनरेशन परफेक्टली पास ऑन हुआ। और सदियों तक पास होने का मतलब है कि सेंचुरीज तक उन इंसानों की बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रहा होगा।
हीट मोशन लगातार उन एटम्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा होगा, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। फिर भी वो टाइनी स्ट्रक्चर कंप्लीटली अनपर्टर्ब्ड रहा। क्लासिकल फिजिक्स इस लेवल की परमानेंस को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसीलिए अगर क्लासिकल फिजिक्स इसका जवाब नहीं दे सकती तो क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री होती है। क्वांटम थ्योरी और मैक्स प्लैंक। हाँ, मैक्स प्लैंक के डिस्क्रीट स्टेट्स और क्वांटम जंप्स के कॉन्सेप्ट्स ने केमिस्ट्री को परमानेंटली बदल दिया। स्पेसिफिकली हाइटलर लंडन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ने। पहले लोग सोचते थे कि मॉलिक्यूल्स बस क्लासिकल मैग्नेट्स की तरह जुड़े होते हैं, लेकिन इस नए फ्रेमवर्क ने समझाया कि एटम्स के बीच की बॉन्डिंग एक डीप क्वांटम लॉक है। यानी जब एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एक डीपली स्टेबल एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। बिल्कुल, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो आम हीट मोशन के पास होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम फाइबर है वो कोई रैंडम जेली या ऑर्डिनरी केमिकल मिक्सचर नहीं है। इसे टेक्स्ट में एक एपीरियोडिक सॉलिड या एपीरियोडिक क्रिस्टल कहा गया है। और ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी क्रिस्टल्स पीरियोडिक होते हैं, जैसे नमक या डायमंड, जिसमें एटम्स का एक ही स्पेसिफिक पैटर्न बार बार रिपीट होता है 3 डायमेंशंस में। इसको एक बोरिंग वॉलपेपर की तरह इमेजिन किया जा सकता है जिसमें एक ही फूल का डिजाइन एंडलेसली रिपीट हो रहा हो। वॉलपेपर का स्ट्रक्चर सॉलिड तो होता है, पर उसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। पर क्रोमोसोम एक एपीरियोडिक क्रिस्टल है। इसे हम वॉलपेपर नहीं बल्कि एक मास्टरफुली बोवन रफायल टैपेस्ट्री की तरह देख सकते हैं। ये कंपैरिजन बहुत खूबसूरत है। एक टैपेस्ट्री में कोई डल रेपिटेशन नहीं होता। हर धागे की अपनी जगह होती है, हर कलर का मीनिंग होता है, और वो सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इलैबोरेट डिजाइन बनाते हैं। एपीरियोडिक क्रिस्टल होने का मतलब यही है कि उसमें एक रिजिड क्वांटम सॉलिड की स्टेबिलिटी भी है और एक टैपेस्ट्री जैसी वास्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी भी। पर दिमाग में ये सवाल आता है कि एक इतना टाइनी स्पेक ऑफ मटेरियल इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कैसे करता है। इसको समझने के लिए हम मोर्स कोड का एग्जांपल ले सकते हैं। मोर्स कोड में सिर्फ 2 ही साइंस होते हैं, डॉट और डैश, पर सिर्फ इन 2 साइंस के कॉम्बिनेशन से पूरी दुनिया की डिक्शनरीज लिखी जा सकती हैं। वही सेम प्रिंसिपल एटम्स पर लगता है। एटम्स के अलग अलग आइसोमेरिक अरेंजमेंट्स यानी उनके जुड़ने के पैटर्न्स एक मिनिएचर कोड की तरह बिहेव करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इतने वेरीड होते हैं कि वो एक जाइगेंटिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर लेते हैं। ये तो हो गई स्टेबिलिटी की बात, पर बायोलॉजी कहती है कि एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशंस का होना जरूरी है। वो सडन चेंजेस जो नेचुरल सिलेक्शन को रॉ मटेरियल देते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इन म्यूटेशंस को कैसे एक्सप्लेन करती है? म्यूटेशंस असल में क्वांटम जंप्स होते हैं। ये जीन्स के अंदर एक अचानक रीअरेंजमेंट है जिसे आइसोमेरिक ट्रांजिशन कहते हैं। ये स्लोली शेप चेंज करना नहीं है, ये एक डायरेक्ट जंप है एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट में। पर ये जंप बार बार क्यों नहीं होता? क्योंकि इस क्वांटम जंप को ट्रिगर करने के लिए एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। और दूसरी तरफ KT है, जो एवरेज हीट एनर्जी है। नेचर का रूल ये है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी W उस एवरेज हीट एनर्जी KT से बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली आम आदमी हीट मोशन इस क्वांटम स्ट्रक्चर को हिला ही नहीं सकता। म्यूटेशन तभी होता है जब रैंडमली कोई ह्यूज एनर्जी स्पाइक आए, और मैथमेटिकली ये बहुत रेयर इवेंट है ना? सही कहा। यही वजह है कि म्यूटेशंस रेयर होते हैं और जीन्स अपनी परमानेंस मेंटेन कर पाते हैं। पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ जीन से जिंदा नहीं रहता। एक ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टिंग बॉडी को फिजिक्स का एक बड़ा रूल हमेशा टारगेट करता रहता है, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, एंट्रोपी, जिसके हिसाब से यूनिवर्स में हर चीज वक्त के साथ डीके होती है और थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ती है, मैक्सिमम एटॉमिक केओस की तरफ। बिल्कुल। अगर एक लोहे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन लिविंग मैटर इस डीके को इवेड करता है। ये सबसे फैसिनेटिंग बात है कि ऑर्गेनिजम्स वक्त के साथ डीके होने से बचने के लिए अपने एनवायरनमेंट से नेगेटिव एंट्रोपी एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव एंट्रोपी यानी ऑर्डरलीनेस। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स मैथमेटिकली ऑर्डरलीनेस पर फीड करते हैं ताकि वो अपने अंदर के ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कोई ऑर्डर खा रहा है जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये सच है। सोचा जा सकता है कि जब कोई एप्पल खाता है तो वो सिर्फ कैलोरीज नहीं खा रहा। एप्पल एक हाईली ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर को ब्रेक डाउन करता है,
उस ऑर्डर को एब्जॉर्ब करता है और बदले में डिसऑर्डर यानी हीट और वेस्ट रिलीज करता है। टेक्स्ट में इसको ऑर्डर बेस्ड ऑन ऑर्डर कहा गया है। एक अपीरियोडिक क्रिस्टल का एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑर्गेनिज्म को ये कैपेसिटी देता है कि वो बाहर के ऑर्डर को यूज करके लाइफ को सस्टेन करे। और इस सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर को देखकर बहुत से फिजिसिस्ट्स को लगता है कि यहाँ फिजिक्स के नए लॉज काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली ये कोई जादू नहीं है। ये अल्टीमेटली क्वांटम थ्योरी के इन्हीं प्रिंसिपल से ऑर्गेनिकली इमर्ज होता है जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इंटरैक्ट करते हैं। यहां तक तो आकर हमने लाइफ की फिजिकल मशीनरी को काफी डीप लेवल पर समझ लिया। जीन्स स्टेबल क्वांटम लॉक्स हैं और ऑर्गेनिजम्स नेगेटिव एंट्रोपी पर जिंदा रहते हैं। लेकिन अब इस डीप ड्राइव के सबसे इंट्रीगिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, माइंड और मैटर। अगर सब कुछ फिजिकल लॉ से चल रहा है तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहाँ आती है इस इक्वेशन में? ये फिलॉसफी और साइंस का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। फिजिकल लॉज अपने आप में ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं होती, तो फिर नेचर ने माइंड को इवॉल्व ही क्यों किया? यहाँ कॉन्शियसनेस को एक बहुत ही यूनिक लेंस से देखा जाता है। कॉन्शियसनेस को बेसिकली एक ट्यूटर बताया गया है, ऐसा ट्यूटर जो सिर्फ लर्निंग फेज में एक्टिव होता है। सही कहा। इसको इस तरह देखा जा सकता है कि जब कोई पहली बार बाइसाइकिल चलाना सीखता है तो उसे अपने हर एक मसल और बैलेंस पर इंटेंसली फोकस करना पड़ता है। कॉन्शियसनेस तब अपने पीक पर होती है। पर जब स्किल मास्टर हो जाती है तो साइकिल अपने आप चलती रहती है। वो प्रोसेस अनकॉन्शियस बन जाता है। ट्यूटर ने सिखाया और फिर वो चला गया। एग्जैक्टली। हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ये सब पास्ट में कॉन्शियस लर्निंग का हिस्सा रहे होंगे जो अब फुल्ली ऑटोमेटेड हो चुके हैं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस का रिलेशन लर्निंग से है तो एवोल्यूशन से भी कनेक्शन होगा। हमेशा सिखाया जाता है कि डार्विनिज्म बिल्कुल पैसिव है, रैंडम म्यूटेशन होगा और नेचुरल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। पर इस सोर्स में इस डार्क व्यू को थोड़ा चैलेंज किया गया है, फेन्ड लमार्किज्म के जरिए। हाँ, लेमार्क का आइडिया था कि अक्वायर्ड फिजिकल ट्रेट्स डायरेक्टली इनहेरिट होते हैं। वो क्लियरली गलत था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहेवियर का कोई रोल ही नहीं है। ऑर्गेनिज्म का नया बिहेवियर नेचुरल सिलेक्शन के रास्ते को मैसिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस पर एक बड़ा मस्त एग्जाम्पल दिया गया है टेक्स्ट में, हेरी प्लांट का। अगर पहाड़ी इलाके में रैंडम म्यूटेशन की वजह से किसी फूल के सीड्स पर छोटे बाल निकल आते हैं तो प्योरली फिजिकल लेवल पर वो सर्वाइव करने का कोई जादुई एडवांटेज नहीं देते। लेकिन उन बालों का इनडायरेक्ट असर होता है। वो हेरी सीड्स हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, तो उन फूलों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। उनके सीड्स हवा के थ्रू ऊंची चोटियों पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी हेरीनेस सच में एक बड़ी एडवांटेज बन जाती है विंग से बचने के लिए। तो फिजिकल म्यूटेशन ने फूल का बिहेवियर चेंज किया और बिहेवियर ने नेचुरल सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। ये माइंड और फिजिकल वर्ल्ड के इंटरप्ले का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और माइंड और मटेरियल वर्ल्ड के इंटरप्ले से ही एक बहुत फंडामेंटल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम सामने आती है, द अरिथमेटिकल पैराडॉक्स और द शेरिंगटन-स्पाइनोजा इम्पास। ऑब्जेक्टिव साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। साइंस ने इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के चक्कर में सब्जेक्ट को, यानी उस ऑब्जर्वर को जो दुनिया एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको ही इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि साइंटिफिक दुनिया कंप्लीटली कलरलेस, कोल्ड और म्यूट बन गई। फिजिक्स में कलर नहीं होता, सिर्फ वेवलेंथ्स होती हैं। साउंड नहीं होता, सिर्फ एयर प्रेशर वेव्स होती हैं। ये सब तो सेंसेशंस हैं जो माइंड के अंदर क्रिएट होती हैं। अगर आप माइंड को हटा दोगे तो यूनिवर्स में सिर्फ डेड मैटर बचेगा। यहीं से शेरिंगटन-स्पिनोजा इम्पास पैदा होता है। अगर माइंड इस मटेरियल यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है तो वो मैटर पर एक्ट कैसे करता है? अगर किसी का माइंड कहता है उंगली हिलाओ, तो इममटेरियल फोर्स फिजिकल एटम्स को कैसे पुश करती है? और इसके ऊपर एरिस्टोटल का पैराडॉक्स। दुनिया में बिलियंस ऑफ कॉन्शियस माइंड्स है, तो क्या हर माइंड एक अलग यूनिवर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? वेस्टर्न फिलॉसफी हमेशा इस पैराडॉक्स में उलझी रही है। लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा माइंड ब्लोइंग है, और वो सोल्यूशन वेस्ट से नहीं बल्कि एंशिएंट ईस्ट से आता है। उपनिषद्स की डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिटी इस इम्पास को कंप्लीटली तोड़ देती है। हाँ, और वो डॉक्ट्रिन ये कहती है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ माइंड्स सिर्फ एक इल्यूजन है, एक माया है। द फंडामेंटल ट्रूथ इज माइंड इज अ सिंगुलर एटम। सिंगुलर एटम यानी सिर्फ एक ही माइंड है पूरे यूनिवर्स में। बिल्कुल, मल्टीपल अलग अलग कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में खुद को एक्सपीरियंस कर रही है। और आइंस्टाइन और श्रोडिंजर जैसे टाइटन्स इस फिलॉसफी से डीपली रेजोनेट करते थे। जब ये समझ आ जाता है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग नहीं है बल्कि एक ही यूनिवर्सल फैब्रिक है, तो माइंड और मैटर का गैप मिट जाता है।
माइंड को मैटर को पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही रियलिटी के एक्सप्रेशंस हैं। और इस सिंगल माइंड का कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, वो हमेशा सिर्फ नाउ यानी प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। ये अपने आप में इतना बड़ा थॉट है कि इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। हमने टाइनी क्वांटम जीन्स के क्वांटम जंप से शुरुआत की, नेगेटिव एंट्रोपी को समझा, कॉन्शियसनेस के रूल को देखा और फाइनली एक यूनिवर्सल सिंगल माइंड पर पहुंचे। लाइफ कितनी डीपली इंटरकनेक्टेड है, ये साफ दिखता है। लेकिन आखिर में एक थॉट जरूर छोड़ना चाहूंगी, जिससे आगे का एक्सप्लोरेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स कहती है कि यूनिवर्स लगातार रन डाउन हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एक दिन हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स आएगी, जहां सब फिजिकल प्रोसेसेस रुक जाएंगे। फेटल एक्विलिब्रियम। हाँ, तो अगर हम ये मानते हैं कि माइंड कोई एनर्जी सिस्टम नहीं है, तो जब इस फिजिकल यूनिवर्स का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएगा, मेरा मतलब है जब फेटल इक्विलिब्रियम आएगा, तब उस माइंड का क्या होगा? क्या यूनिवर्स उस माइंड को मिटा देगा या कॉन्शियसनेस किसी और फॉर्म में परसिस्ट करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो डायरेक्ट फिजिक्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करता है और आगे एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट ओपन डोर छोड़ता है। इस प्रोफाउंड थॉट को खुद पर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। आज के इस डीप डाइव में इतना ही। नए सवाल ढूंढते रहिए।